नमस्कार और स्वागत है आज के केस लॉ चर्चा में। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही हालिया और दिलचस्प फैसले को समझने जा रहे हैं, वनीता पटनायक बनाम निर्मल कांति चक्रवर्ती और अन्य। ये चर्चा आप तक लेकर आए हैं स्कूट लीगल ट्रांसलेशंस एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज। और देखिए, जब हम कानूनी बारीकियों की बात करते हैं तो ये केस उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। आज हम इस केस को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम इस पूरी कहानी को देखेंगे कि ये शिकायत कहाँ से शुरू हुई। फिर हम उस एक बड़े कानूनी सवाल पर आएंगे जिस पर ये पूरा केस टिका हुआ था। इसके बाद हम पॉश एक्ट के नियमों को, कोर्ट के एनालिसिस को और फिर फैसले के उस हिस्से को देखेंगे जिसने सच कहूं तो सबको चौंका दिया। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस फैसले का भविष्य के लिए क्या मतलब है। तो कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल की जानी मानी NUJS से। एक तरफ हैं फैकल्टी मेंबर वनीता पटनायक और दूसरी तरफ हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर निर्मल कांति चक्रवर्ती। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो है घटनाओं का क्रम। यौन उत्पीड़न की पहली घटना सितंबर 2019 में बताई गई और आखिरी अप्रैल 2023 में। लेकिन जो फॉर्मल शिकायत थी वो दिसंबर 2023 में दर्ज की गई, यानी आखिरी घटना के करीब करीब 8 महीने बाद। और यही समय का गैप इस केस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। ये शिकायत का सफर भी किसी कानूनी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। सबसे पहले लोकल कमिटी ने कहा बहुत देर हो गई और शिकायत खारिज कर दी। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां सिंगल जज ने कहा नहीं, ये मामला बनता है, और शिकायत को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन फिर डिवीजन बेंच ने फैसला पलट दिया और कहा कि नहीं, कमिटी सही थी। बस इसी खींचतान के बाद ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो ये सब कुछ हमें उस एक बड़े कानूनी सवाल पर लाता है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना था। तो पूरा का पूरा मामला इस एक सवाल पर आकर टिक गया। क्या अगस्त 2023 में उन्हें पद से हटाना पिछले यौन उत्पीड़न की घटनाओं की ही एक अगली कड़ी थी? अगर जवाब हाँ है तो शिकायत टाइम पर थी, और अगर नहीं तो शिकायत टाइम बार्ड थी, यानी समय सीमा से बाहर। सब कुछ इसी एक बिंदु पर निर्भर था। इस सवाल का जवाब देने के लिए कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 यानी पॉश एक्ट के प्रावधानों को बहुत बारीकी से देखा। चलिए हम भी इसे जरा समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पॉश एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का मतलब क्या है। ये सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट तक ही सीमित नहीं है। धारा 2N के हिसाब से सेक्सुअल फेवर की डिमांड, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या कोई भी ऐसा व्यवहार जो सेक्सुअल नेचर का हो और अनवेलकम हो, वो सब इसके दायरे में आता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कानून एक कदम और आगे जाता है। धारा 3 उन हालातों को भी यौन उत्पीड़न मानती है जहां किसी के काम में दखल दिया जा रहा हो या ऑफिस में एक डराने वाला या हॉस्टाइल माहौल बनाया जा रहा हो। अब आते हैं इस केस के सबसे जरूरी हिस्से पर, टाइम लिमिट। धारा 9 इस बारे में बिल्कुल साफ है। शिकायत आखिरी घटना की तारीख से 3 महीने के अंदर दर्ज हो जानी चाहिए। कुछ खास परिस्थितियों में कमिटी इसे और 3 महीने बढ़ा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मैक्सिमम लिमिट 6 महीने ही है। इस पॉइंट को समझने के लिए कोर्ट ने एक पुराने केस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखा, कंटिन्यूइंग रॉन्ग और रिकरिंग रॉन्ग के बीच का फर्क। आसान शब्दों में समझे तो कंटिन्यूइंग रॉन्ग एक ऐसी गलती है जो लगातार चल रही है, जबकि रिकरिंग रॉन्ग अलग अलग घटनाओं की एक सीरीज है जहां हर नई घटना अपने आप में एक नई गलती होती है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि समय की गिनती कब से शुरू होगी। चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनी सिद्धांतों को इस मामले के फैक्ट्स पर कैसे लागू किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इन तथ्यों को कानून के तराजू पर तौला तो कुछ बातें एकदम साफ हो गईं। पहली, यौन उत्पीड़न की आखिरी घटना अप्रैल 2023 में हुई थी। दूसरी, पद से हटाने का जो फैसला था वो यौन उत्पीड़न नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था। तीसरी, ये फैसला अकेले वीसी का नहीं बल्कि पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था। और सबसे जरूरी बात, कोर्ट को अप्रैल की यौन उत्पीड़न की घटना और अगस्त के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बीच कोई सीधा लिंक नहीं मिला, जो घटनाओं की श्रृंखला साबित करने के लिए बेहद जरूरी था। इन सभी विश्लेषणों के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचा और साथ ही एक बहुत ही असाधारण निर्देश भी दिया।
कोर्ट का अंतिम फैसला ये था कि शिकायत समय सीमा से बाहर थी, इसलिए अपील खारिज कर दी गई और डिवीजन बेंच के फैसले को सही ठहराया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केस को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बावजूद कोर्ट ने एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, गलती करने वाले को माफ कर देना उचित है, लेकिन उसकी गलती को भूलना नहीं। इससे ये साफ हो गया कि अदालत आरोपों के सार को नजरअंदाज नहीं कर रही थी। और फिर आया वो निर्देश जिसने इस फैसले को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस फैसले को प्रतिवादी वाइस चांसलर के प्रोफेशनल बायोडेटा यानी उनके रिज्यूमे का एक स्थायी हिस्सा बनाया जाएगा। ये एक अभूतपूर्व कदम था जो ये संदेश देता है कि भले ही शिकायत तकनीकी वजह से खारिज हो गई हो, लेकिन उन पर लगे आरोपों का एक स्थायी रिकॉर्ड हमेशा रहेगा। तो इस फैसले का भविष्य के POSH मामलों के लिए क्या मतलब है? इससे क्या मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं? तो वकीलों और कानून के छात्रों के लिए यहाँ 4 बड़े सबक हैं। पहला, पॉश एक्ट की समय सीमा बहुत ही सख्त है। दूसरा, कोर्ट यौन उत्पीड़न और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को अलग अलग करके देखेगा। तीसरा, सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला कहने से काम नहीं चलेगा, उनके बीच एक सीधा लिंक साबित करना होगा। और चौथा, अगर कोई शिकायत जवाबी कार्रवाई जैसी लगती है तो उसकी जांच और भी ज्यादा बारीकी से होगी। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है। न्याय की तलाश में कानून को सख्त प्रोसीजरल टाइमलाइन और वर्कप्लेस हैरेसमेंट की जटिल वास्तविकताओं के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज की ये केस लॉ चर्चा आप तक लेकर आए थे स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में आपके भरोसेमंद विशेषज्ञ। जब भी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता हो, स्कूट लीगल आपका साथी है। ये ऑडियो नोटबुक LM की सहायता से बनाया गया है।